नमस्कार, मैं अजय सिंह बिष्ट, अध्यक्ष गढ़वाल हितैषी सभा दिल्ली। ये हमारी 100 साल पुरानी संस्था है जिसका ये 55 रोड में मुख्यालय है। जी, आगे आपने कल अवार्ड मिला आपको विज्ञान भवन में, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ जी, हाँ, एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी और किसी कंपनी है मिस्टर नरेंद्र जोशी जी उसको चलाते हैं। उन्होंने डिसास्टर में अगर भूकंप आए तो कैसे अपने आप को बचाना, एक अवेयरनेस लाने के लिए और सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इसमें एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसमें कि मुख्य किरदार मैं निभा रहा था और उसके डायरेक्टर हैं ओपी डिमरी जी। और कल इस फिल्म को विज्ञान भवन में फिल्म का अवार्ड दिया गया। 3rd प्लेस पर हमारी ये फिल्म रही है जो डिसास्टर मैनेजमेंट की जो मूवीज वहाँ आई थी उस कैटेगरी में ये फिल्म थी और इसको अवार्ड मिला। यह फिल्म तो आप कुछ ज़्यादा खुश है इसके बारे में? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने, जो हमारी टीम ने और हमारे डायरेक्टर ने हमारे ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं। उसमें बहुत सारी डिटेल बताई है कि आपको किन चीज़ों से बचना है, क्योंकि कांच की चीज़ों से दूर रहें, पेड़ पौधे और बिजली के खंभों से दूर रहें, इमारत से दूर रहें और खुली जगह पर चले जाएँ। अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी में चलते हुए आप गाड़ी को कहीं खुली जगह पर खड़ी करके उसको पार्क कर दें। इस तरह की बहुत सारे टिप्स उन्होंने दिए हैं। सीढ़ियों से आप उतरें, अगर भूकंप आ जाए और आपको नीचे कहीं बाहर निकलना है तो सीढ़ियों से जाएं बजाय लिफ्ट के, नहीं तो आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। और आपके घर में जैसे मेज है कोई बड़ी तो उसके नीचे आप अपने आप को, कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसके नीचे कस पकड़ के बैठ जाएँ तो आप अपने आप को काफ़ी सुरक्षित कर सकते हैं। पैनिक नहीं करना है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे थंब रूल उस फिल्म में फिल्माए गए और उसमें 3 बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चों ने बहुत सुंदर अदाकारी करी है। और हमारे डायरेक्टर ओपी डिमरी जी ने बहुत मेहनत करी। क्यों समझो तो शूट हमारे इतने लंबे शूट है, छोटी सी फिल्म बनाई लेकिन सुबह 9 बजे से रात 12-1 बजे तक शूट चलता है। इतने लंबे उसको तब जाके फिल्म टाइमली कंप्लीट कर पाए और सबमिट हुई और अल्टीमेटली वो मेहनत जो लगी थी उसका अब ये अवार्ड मिल गया। तो जैसा कि मैं सुनने में आया कि आप थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, तो कैसा थिएटर का अनुभव कैसा रहा? मैम, थिएटर तो मैं समझता हूँ एक ऐसी विधा है जो कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को ज़रूर उससे रूबरू कराना चाहिए। थिएटर ही एक ऐसी है जो संपूर्ण व्यक्तित्व को निखार सकती है। आपके स्किल डेवलपमेंट, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, बॉडी पोस्चर है, आपकी हर लर्निंग है उसमें, टाइम मैनेजमेंट है, टीम स्पिरिट है, वो सारा आदमी थिएटर सीखता है। थिएटर में अगर आप 1-2 मिनट, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, कुछ सेकंड का भी चूक कर देते हैं तो आपका अनर्थ हो जाता है। तो वहाँ जो लर्निंग है थिएटर में वो आपको बहुत परिपक्व बनाता है। अब किसी भी फील्ड में जाइए जीवन में, मत करिए थिएटर, लेकिन इनिशियल स्टेज में थिएटर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे को एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी देना चाहते हैं। इसके अलावा आप कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, वो कौन सी फिल्म है जिसमें आपने काम किया? हमारी रीजनल फिल्मों में मैंने काम किया जो उत्तराखंड की भाषाओं में है और उसमें अभी मेरू को एक फिल्म हमने की है जिसको कि डायरेक्ट किया अमित जोशी ने और उन्होंने ही लिखा है। राकेश गौड़ इसके प्रोड्यूसर है, गंगोत्री फिल्म्स करके, कृष्णा गौड़, राकेश गौड़। और ये फिल्म कमाल कर रही है। 100 दिन हो गया अभी तक थिएटरों पर चल रही है। अच्छा। 100 डेज पूरे हो गया और वो थिएटरों पर चल रही है। देहरादून में 7-8 हफ्ते ही चली है, कोटद्वार में 7-8 हफ्ते चली, दिल्ली एनसीआर में 6-6 मॉल में एक साथ ही चली और कुछ मॉल में 5-5, 6-6, 7-7 हफ्ते तक की चली। फिल्म का नाम बता रहे? मेरू गाँव, मतलब हिंदी में अगर हाँ, अगर हिंदी में बोले तो मेरा गाँव। हाँ, और बहुत सुंदर ये पहाड़ के जो इस मौजूदा हालात के जो इश्यूज हैं उनको बहुत बेहतरीन ढंग से अमित जोशी जी ने उठाया है और उनका समाधान देने की कोशिश की है। फिल्म में आपका किरदार क्या है? मैं इसमें एक आर्मी सूबेदार हूँ जो कारगिल की लड़ाई में जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो गांव आ जाता है। तो गांव आके वो गांव में हो रहे पलायन और इन सब चीज़ों के लिए वो चिंतित हैं और वो जोशी के साथ वही चर्चा चलता रहता है। गांव धीरे धीरे खाली हो रहा है, एक दिन सबके सब यहाँ से चले जाएंगे, उसमें वो सब लोग लगे रहते हैं देहरादून में। और थोड़ा कहीं पॉलिटिक्स पे भी एक व्यंग्य किया गया है कि पॉलिटिक्स कैसे मजाक कर रहे हैं, उत्तराखंड के साथ राजनीतिक दल कैसे मजाक कर रहे हैं। तो वो सीरियस नहीं है उनके उत्तराखंड के कंसर्न के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए। इस फिल्म में बहुत सारी समस्याओं को, पलायन को रोकने के समाधान दिए, भाषा के लेकर समाधान दिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए समाधान दिए, बहुत सारी बातें।
इसके अलावा भी आप एक दो और फिल्मों हाँ, इस साल मेरी रीजनल फिल्मों में 4 फीचर फिल्म आने वाली हैं, जिनमें अभी हमने शूट करी है। पहली गढ़वाली भाषा में बनने वाली धार्मिक फिल्म जय धारी माँ बनी है, तो अभी अभी शूट कंप्लीट हो गया। आज बल्कि उसके प्रोड्यूसर भी यहाँ आए हुए हैं, देवू रावत जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उसका अब प्लेबैक म्यूजिक चल रहा है, वो उसके बाद वो आएगी। दूसरे कमली पार्ट 2 वो अभी अंडर शूट है, तो आने वाली है। इस तरह से कुल मिला के 4 फिल्में मेरू गाँव मिला के, और चक्रव्यूह मेरी एक फिल्म आ रही है जो 4 भाषाओं में। उसमें उसके डायरेक्टर हैं सुशीला राव, उन्होंने स्टोरी लिखी, प्रोड्यूसर जोशी जी हैं। चंपावत में इसका शूट हुआ पूरा, और बहुत सुंदर ये फिल्म बन रही है। इस फिल्म में भी 4 भाषाओं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और नेपाली में ये फिल्म आई है, 4 भाषाओं में, और बहुत जल्दी थिएटर पे आने वाली है। इन सब में से आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई है आपको किरदार? देखिए, मेरू गाँव में मैं रीजनल सिनेमा में पहली बार डेब्यू फिल्म है मेरी, और उसमें मैं आया हूँ। तो उसमें वो आर्मी के ऑफिसर को जो जख्मी हो जाता है, पैर उसका थोड़ा सा लड़खड़ाता है, तो उसको एक बैसाखी दिया हुआ है। उसके डायरेक्टर जो अनुज जोशी हमारे मित्र हैं, जब वो रोल मुझे दे रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ये बैसाखी संभाल के रखना। तब मैं उनकी बात समझ नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने कहा ये रखना संभाल के आप। तो मैंने लाइक किया कि आज जब मेरू गाँव को इतना ज़्यादा इसमें लोगों को मिल रहा है, इतना भीड़ उमड़ रही है। अभी आप देखिए हैदराबाद में 17 तारीख को शुरू होने वाला मेरू गाँव, पुणे में होने वाला है, बॉम्बे में मेरू गाँव का 17 तारीख से तैयारी हो गया, और इवन एब्रॉड विदेशों में उसको देखने के लिए डिमांड आ रही है, दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है वाकई वो बैसाखी मुझे अब ड्राइंग रूम में लगानी पड़ेगी, तो ये फिल्म बहुत करीब हो गई। और फिर अनुज जोशी का जो डेडिकेशन है काम के लिए, जो उसके अंदर जुनून है काम का, उससे इस फिल्म के बहुत करीब। खास ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? मैं चलिए, मैं उसमें एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है कि जब वो ग्राम प्रधान, ये जो आर्मी ऑफिसर है, थोड़ा बहुत ये इसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाया गया, और जो ग्राम प्रधान है उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाया गया। तो ये, और एक यूकेडी जो लोकल दल है उसकी तरफ एक आदमी, एक न्यूट्रल सा होता है, वो सबकी तरफ घुलता मिलता है। ये लोगों के अक्सर गांव में नोक-झोंक होती रहती है पार्टियों को लेके, और गांव के हालात से लेके एक फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर होता है। तो उसमें वो प्रधान से बहस मुबाहिसा हो रहा है, तो गुस्से में वो सूबेदार खड़ा होता है, देश का खातिर गोली खाई छे, कुछ सोच समझी बोलो, समझी ना। तो वो इस तरह के डायलॉग, मतलब देश के लिए मैंने गोली खाई है, तो मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, समझ रहा है ना, ऐसा है उसका डायलॉग। ये तो बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे डायलॉग है इसमें कि एक दिन ये गाँव सब छोड़ के चल जाए, मायूस है वो, और तीनों चारों सोच रहे धीरे धीरे गांव कम होता जा रहा है, लोग निकलते जा रहे हैं। तो वो सब अपना अपना एक लाइन बोलते हैं कि भाई, कोई बोलता है कि भाई जिस दिन तेरे भी लड़के कामयाब हो जाएंगे तू भी गाँव छोड़ के। ऐसा क्यों है कि गढ़वाल से लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, पलायन तो देखिए मैडम नेचुरल फिनोमिना है, पूरी दुनिया में पलायन होता है। लोग नए नए एवेन्यूज की तलाश करते हैं, नए नए लाइफ के लिए मोटिवेशन, वो अपने टारगेट्स फिक्स करते हैं। लेकिन गढ़वाल में पलायन जो हो रहा है, वहाँ लोकल जो हमारा बैलेंस इकोनॉमी जो वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो दुखद है। पलायन होना स्वाभाविक है। एक जगह पर 4 लोग रहते थे, वहाँ 100 लोग नहीं रह सकते। 100 लोगों में से 96 लोगों को अपने दूसरे रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 4 लोगों के लिए सफिशिएंट थी। लेकिन दिक्कत ये आ गई, वो 4 लोगों के लिए जो सफिशिएंट वहाँ पर साधन था वो खत्म हो गया। पहाड़ में सेल्फ बेस्ड इकोनॉमी थी, पूरा गांव वहाँ पर स्वयं पे आधारित था, स्वावलंबी था, उसको बाहर से कुछ नहीं लेना होता था एक्सेप्ट ये नमक और आपका गुड़। अदरवाइज सब कुछ पहाड़ में हर गांव अपने लिए उत्पादन करता था। थोड़ा बहुत जो चीज़ें नहीं होता था उसमें बार्टर सिस्टम से, जैसे कि हमारे नज़दीक के गाँव, मैंने बचपन देखा है, नज़दीक के गाँव में शहद बहुत होता था। हमारा गाँव हाइट पर शहद नहीं होता था, तो हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम था। उसमें 1 लोटा तेल का, ये सरसों का तेल भर के उनको देते थे, और वहाँ से 1 लोटा शहद आया, तो उनको वो शहद की आवश्यकता पूरी हो जाती है, उनकी तेल की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऑयल जो कुकिंग ऑयल है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड होता था। सारा कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि वहाँ पर जो कुदरती फल होते थे जो इतने न्यूट्रिशियस थे, इतने विटामिन उनमें थे। तो इसका दोषी कौन?
निश्चित तौर पर सरकारों को ये देना पड़ेगा कि सरकारों ने उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। योजनाएं नहीं लाई, और इसी उपेक्षा को देखते हुए उत्तराखंड अलग मांगा गया, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट था जिसमें कि पहाड़ के राज्यों की प्लानिंग नहीं हो पा रही थी ठीक से। अब पहाड़ में है, ट्यूबवेल कहाँ लगता है पहाड़ में, लेकिन पहाड़ के लिए ट्यूबवेल का सेंक्शन हो रहा है पैसा, तो वो अल्टीमेटली प्लेस में लग जाता था, पहाड़ वहीं का वहीं रहता था। लेकिन पहाड़ के लिए नियोजन जो है पहाड़ के हिसाब से होना चाहिए था। वहाँ की जो मूलभूत उत्पादन की चीज़ें हैं, सारे मसाले मैंने देखा, सौंफ, धनिया, हल्दी, अदरक सारे गांव में होते थे, जीरा बचपन में हमारे यहाँ सारे मसाले होते थे। तो ये सेल्फ बेस्ड ऊन वहाँ होता था, कपड़ा वहाँ बनता था, जुलाई वहाँ होते थे, कपड़े सिलने वाले वहाँ होते थे। हमारे लोकल वो खटिया लगी होती थी, हर गांव में खट्टी होती थी, हर गांव में तेल का कोल्हू होता था, हर गांव में कपड़े सिलने वाला होता था, हर गांव में लोहार होता था। तो ये सेल्फ बेस्ड सिस्टम था। और नमक का भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी बार्टर सिस्टम में था। देखिए, जो बकरी वाले हमारे यहाँ होते हैं, जो जाड़ एक जाति होती है, वो गर्मियों में बकरियाँ ऊपर पहाड़ों में चली जाती थी, जो आरसील और उत्तरकाशी, और सर्दियों में वो फिर नीचे आने लगते जब बर्फ पड़ती थी। तो वो ट्रांजिट का जो दौर होता था उनका, और वो देहरादून रायपुर के दून घाटी तक आते थे। तो जब ये ऊपर जाते थे, वहाँ से अपनी बकरियों में इन्होंने बैग छोटे छोटे बनाए होते थे, नमक वगैरह भर कर ले जाते, और वो गाँव को नमक देते। जब वापस लौटते तो उन गाँव से चौलाई या ये सोयाबीन वगैरह भर के नीचे ले आते। तो यानी कि वो भी बार्टर सिस्टम में उनका पूर्ति हो जाता था, नमक वगैरह का। उनको चौलाई दे दिया या सोयाबीन दे दिया या ये सरसों दे दिया, तो उससे उनका नमक और दूसरी चीज जो गुड़, चीनी, इसका चीनी तो बहुत कम इस्तेमाल होता था, गुड़ इस्तेमाल होता था, वो आपूर्ति हो गई। तो ये जो सिस्टम ध्वस्त हो गया वो दुखदायी है। प्लान तो हर जगह हो रहा, आप बिहार में देखेंगे वहाँ से प्लान हो रहा है, आप हरियाणा में देखेंगे वहाँ से प्लान, हरियाणा में भी जो लोग हैं गाँव छोड़ के शहर में आ रहे। हमारे यहाँ छोटे शहरों का विकास नहीं किया गया, ये बड़ी दुख की बात है। छोटे शहरों का जो विकास नहीं हुआ वो दुख की बात है, वो एक बड़ा कारण है प्लान का। और ये हमारी फिल्म मेरू गाँव में भी कहा गया। अगर आप 30, 40, 50 किलोमीटर की पेरीफ्री में एक छोटा टाउनशिप डेवलप करें, जहाँ शिक्षा के, स्वास्थ्य के और रोजगार के साधन हो, जहाँ पर मंडी हो ताकि किसान अपना सामान वहाँ दे सके, जहाँ पर ठीक से बच्चों के रहने की व्यवस्था हो, तो आदमी वो 30-40 किलोमीटर पे अपने गांव को लुक आफ्टर कर सकता है। अपने गांव का जो उसका सॉरी सेल्फ बेस्ड इकॉनमी है उसको वो रिवाइव कर सकता है। तो वो सब खत्म हो गया है, इसलिए वो दुखदाई लग गई। तो उजाड़ बंजर हो रहे हैं, गाँव भूता हो गई। ये सब समझ लीजिए कि हजारों गाँव ऐसे हो गए जहाँ एक भी व्यक्ति नहीं रहता। ये दुख का। ऐसा कौन सा गाँव का नाम बताएंगे? उत्तराखंड में आप स्टैटिस्टिक्स उठाएंगे, 3000 कुछ गांव पिछले 10-20 साल में बिल्कुल बैरन हो गए। वहाँ जमीन की बिक्री वगैरह भी काफी रेट कम हो गया होगा। गांव में छोड़ दें, जो जाके रह रहे हैं, जिसको रहना रहे जाके, वहाँ के लोग कोई रह नहीं रहे। सॉरी, ये बड़ा विडम्बना है। थैंक यू।